हेलो मित्रों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए मेरे साथ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने आपके साथ डिस्कस किया था सेकेंड लॉ में। एफ इक्वल टू क्या होता था, डीपी बाई डी, ये पढ़ाया था हमने और ये बताया था मैंने इफ एफ इक्वल टू जीरो, तो इसका मीनिंग क्या आया था, डीपी इक्वल टू जीरो मीन्स पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें ये मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। तो इससे क्या सेंस है, अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो उसका मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब यही बात हम थर्ड लॉ से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो मैं हेडिंग ले लेता हूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि देयर इज नो सिंगल फोर्स इन द नेचर, फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। तो एक बात समझने का प्रयास कीजिए यहां पर। जैसे मान लीजिए बॉडी ए है, ये बॉडी बी। अब बॉडी ए बी पे फोर्स लगा रही है और बॉडी बी उतना ही फोर्स ए पे लगा रही है। तो ये एक सिस्टम बन गया कि नहीं बन गया? दिस इज द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं इसे? सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं ऑब्जेक्ट नहीं कह रहा, क्या कह रहा हूं, सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैं आपसे बात करूं, सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, तो आप कहेंगे जी जीरो। क्यों जीरो है? कि एक फोर्स बी की साइड लग रहा है उतना ही फोर्स ए की साइड लग रहा है, तो नेट कितना मिला, जीरो। तो जो इंटरनल फोर्स है ये वाला सिस्टम का, ए बी पे लगा रहा है और बी ए पे लगा रहा है, वो कितना आया, जीरो आया। तो इसका मतलब क्या है, इस सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो डेट्स वाई इस सिस्टम का भी मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हमने पहले प्रूव किया है, अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स काम नहीं करता है तो उसका मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसको प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक बॉडी ए है, इसका मास m1 है और इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो u1 है, u1। और ये दूसरी बॉडी है b, इसका मास m2 है और इसकी इनिशियल स्पीड u2 है। अब इनमें कॉलिजन कब हो सकती है, जब u1 ज्यादा हो किससे, u2 से, तभी पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज कॉलिजन नहीं होगी। अब हमने क्या किया, मान लीजिए ए जो है बी से टकरा गया, ए क्या हुआ, बी से यहां पर क्या हुआ, टकराया। और टकराने के बाद क्या हुआ मित्रों, इनकी स्पीड चेंज होगी, डेफिनेट है। जब ए बी से टकराएगा, कॉलिजन हो गई, तो कॉलिजन के बाद इनकी स्पीड में क्या आएगा, चेंज आएगा। और मान लिया ए की जो स्पीड हो गई वो हो गई v1 और बी की स्पीड कितनी हो गई, v2 हो गई। ये ऐसा मैंने मान लिया। कहीं कोई दिक्कत आई आपको? अब इस बात को समझिए। मान लीजिए टी टाइम के लिए ये ए जो है बी से टकराई, तो रिएक्शन टाइम कितना होगा, टी। मींस ए ने बी पे फोर्स लगाया और बी ने ए पे फोर्स लगाया, तो कितना होगा, समझे? यहां पे एक बार लैंग्वेज लिख लें। कंसीडर टू ऑब्जेक्ट A and B, their masses m1 and m2 respectively, and their velocity v1 u1 and u2 रेस्पेक्टिवली।
आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन देयर velocity becomes v1 and v2 again respectively, v1 और v2 बीच कोई समस्या है ही नहीं आपको। ए बी से टकराया, टकराने के बाद स्पीड कितनी हो गई v1 एंड v2। तब इसका मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट ए ने बी पे फोर्स लगाया होगा, और न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, ऑब्जेक्ट बी वी ए पे फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट्स वाई एफ ए बी बराबर क्या होगा, माइनस एफ बी ए, मीन्स फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी बराबर होगा माइनस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ए बी से कितने टाइम के लिए टकराया था, टी टाइम के लिए मान के चलिए, तो डेट्स वाई बी वी ए से कितने टाइम के लिए टकराया होगा, टी टाइम के लिए। तो मैं से ऐसे भी लिख सकता हूं एफ ए बी इंटू टी बराबर क्या होगा, माइनस एफ बी ए इंटू टी। ये बात समझ में आ गई क्या। अब फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, इम्पल्स। ये भी क्या होता है, इम्पल्स। तो इम्पल्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो यहां से बात करें तो ये जो फिगर है ये वाला, इसका मतलब क्या है, दैट्स वाई चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए बराबर होगा माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। ये बात क्लियर हो गई। अब आप देखिए ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम कितना था, इनिशियल m1u1, फाइनल मोमेंटम कितना है m1v1। तो चेंज कितना हुआ, m1v1 माइनस m1u1। तो मैं लिख दूं यहां पे, तो m1v1 माइनस m1u1, ये चेंज आ गया मोमेंटम में, बराबर माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ v। b का इनिशियल कितना था m2u2, फाइनल कितना है m2v2। तो चेंज कितना हुआ m2v2 माइनस m2u2। तो u1 वाले टर्म्स, u वाले टर्म्स को इस साइड लिया, v को इस साइड ले जाओ। तो क्या मिला मित्रों, चलो ऐसा कर लेते हैं, b वाले को इधर ले आए जी। देखो m1v1 प्लस ये माइनस का है, ये आ जाएगा m2v2 बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस, ये इधर से माइनस है इधर प्लस हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2। इस लाइन को देखिए आप, दिख रहा है क्या। तो देखो यहां पे क्या मिला मुझे, ये वाला टर्म देखिए m1v1 प्लस m2v2, ये फाइनल मोमेंटम हो गया सिस्टम का। m1u1 प्लस m2u2 ये इनिशियल मोमेंटम हो गया सिस्टम का। इसका मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम कह रहा हूं मैं, नॉट ऑब्जेक्ट, बराबर क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। क्लियर हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता, जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है वही क्या रहेगा, फाइनल मोमेंटम रहेगा। मींस m1v1 प्लस m2v2 बराबर m1u1 प्लस m2u2। इस टर्म पे एक पहले एग्जांपल लेते हैं, आपकी समझ में आएगा। हटा दूं, देखिए बहुत सुंदर सा एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है। मान लीजिए एक बॉम्ब है, दिस इज द बॉम्ब, और इसका मास m है, कैपिटल है, और अभी ये रेस्ट में है। क्या हुआ, अचानक से ये दो सेगमेंट में ब्रेक हो गया, एक का मास m1 और दूसरे का मास m2। तो ये जो m1 है, ये वाला m1 इस साइड जाएगा v1 स्पीड से, और ये v2 स्पीड से गया।
तो क्वेश्चन कहता है जी, मान लीजिए m1 की वैल्यू कितनी है, m है, m2 की वैल्यू कितनी है जी, 2m है, और ये जा रहा है m2 वाला जा रहा है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो ये वाली स्पीड क्या होगी। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, ये बॉम्ब था और ये अचानक से दो सेगमेंट में क्या हुआ, ब्रेक हुआ, और एक सेगमेंट का मास कितना है 2m ले रखा है और एक का ले रखा है मैंने m। जो 2m वाला सेगमेंट है वो क्या है, v2 स्पीड से, मींस 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो दूसरा कितनी स्पीड से भागेगा। तो बहुत ही आसान है, तो हमने क्या बताया था आपको, फाइनल मोमेंटम बराबर क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम, ये आपको बता रखा है। ओके, अब आप देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या था, पहले सिंगल बॉडी थी, रेस्ट में थी, तो इसका मोमेंटम कितना था, 0, कोई स्पीड नहीं थी। अब फाइनल में देखिए, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मोमेंटम देखिए 2m इंटू 5 इस वाले का, माइनस इसका देखो m इंटू v1, m इंटू v1, माइनस क्यों लगाए, दोनों की डायरेक्शन कैसी थी, अपोजिट। ये फाइनल हो गया, तो आप कर सकते हैं, तो कितना बचेगा 2m ये आ जाएगा 10m बराबर m इंटू v1, m से m कट गया, v1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, वो प्रूफ करवाया है इन्होंने, क्या वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, देखिए उस क्वेश्चन को भी देखिए, ये हटा दूं। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि जैसे ये बॉम्ब था, ये दो पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ, एक का मास m1 दूसरे का m2, तो उन्होंने क्या कहा है कि क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, देखिए क्यों, कैसे करेंगे। अब हम बात करें इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका, मोमेंटम 0 है, रेस्ट में था। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, हमें नहीं पता ये दोनों पार्ट किस साइड मूव करेंगे। मान लीजिए एक की स्पीड v1 से जा रहा है, v1 स्पीड से, दूसरा v2 स्पीड से जा रहा है, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो आप जानते हैं इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या होगा, फाइनल मोमेंटम, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर क्या हो गया 0, तो m1 v1 इक्वल टू क्या हो गया माइनस m2 v2। तो ये माइनस का मतलब क्या है, ये तभी 0 हो सकते हैं जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो, मींस बोथ सेगमेंट्स मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट both parts moves in opposite direction। समझ में आ गया क्या, ये था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी पे एक और हमारे पास एक और एग्जांपल है, रिकॉइल ऑफ गन। देखिए आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है उसे, एक बार दोबारा से समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये गन है, ठीक है, और इस गन में मैंने बुलेट डाल दी, ये ट्रिगर है इसका। अब आप समझिए, अब सिस्टम में कितने ऑब्जेक्ट हैं, 2, एक गन और एक बुलेट। तो मान लीजिए, लेट कर लीजिए, मास ऑफ द गन को आप कैपिटल एम ले लीजिए, मास ऑफ द बुलेट को आप स्मॉल एम लीजिए। अब एक और चीज ध्यान दीजिए, अभी मैंने ट्रिगर को पुश नहीं किया है, जब मैं पुश नहीं कर रहा हूं तो ये वाला पूरा सिस्टम इसमें है, रेस्ट में है, मींस बुलेट भी रेस्ट में है, गन भी रेस्ट में है, तो मोमेंटम क्या हुआ 0।
मैं कह दूं आपसे बिफोर पुश द ट्रिगर, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है? मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बराबर 0, मींस बुलेट का भी मोमेंटम 0 है, गन का भी मोमेंटम 0 है। अब जैसे ही मैं इस ट्रिगर को पुश करता हूं, क्या होगा? बुलेट अचानक से भागेगी, एक स्पीड मिलेगी उसे। तो मैं लिख देता हूं यहां पे आफ्टर पुश द ट्रिगर। मान लीजिए लेट वी स्मॉल वी इज द स्पीड ऑफ द बुलेट, स्पीड ऑफ बुलेट, और कैपिटल वी को मैं क्या मान लेता हूं? स्पीड ऑफ गन। गन भी मूव करेगी, ये मान लिया मैंने। तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा? मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, अब मुझे ये नहीं मालूम, प्रैक्टिकली तो पता है मुझे, लेकिन अगर मुझे गन कभी चलाई नहीं हो, आपने भी नहीं चलाई हो, तो आपको भी नहीं पता गन किस साइड मूव करेगी, है ना। बुलेट तो आप, हम भी पता है, अंदाज लगा रहे हैं कि आगे की तरफ जाएगी, गन आगे जाएगी पीछे आएगी, हमें नहीं पता, हम मान के चल रहे हैं ऐसा। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा? गन का मास m, गन की स्पीड v, प्लस बुलेट का मास m, बुलेट की स्पीड स्मॉल v। ये आ गया फाइनल मोमेंटम, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। अब क्या कहता है जी? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ध्यान दीजिए, फाइनल मोमेंटम बराबर क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या आ गया? mb प्लस mb बराबर 0। तो मुझे बुलेट गन के बारे में बात करनी है, तो क्या आ जाएगा? माइनस mb अपॉन कैपिटल M। अब ये माइनस का मतलब क्या है? नेगेटिव साइन शो करता है, ये जो गन है बुलेट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। गन मूव्स अपोजिट टू दी बुलेट, इसी को हम कहते हैं रिकॉइल स्पीड, मींस पीछे वाली स्पीड। समझ में आ गया? नेगेटिव साइन शोज दैट गन मूव्स अपोजिट टू दी बुलेट। एकदम क्लियर है? एनसीईआरटी में इस पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, आप इसे कीजिएगा तो आपकी समझ में आ गया होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आप अपने करिकुलम में शामिल कीजिए। थैंक यू।